गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट और सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज है या एप्लीकेशन है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इससे पहले जो था वो है फर्स्ट एप्लीकेशन आपका हुआ करता था किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना। और जो सेकंड एप्लीकेशन था वो है हमारा क्या करते थे, उसमें हम किसी फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? हमने उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई किया था। ठीक है, और जो थर्ड ये बताता है आपको कि कोई भी आप जो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिजिकल रिलेशन पढ़ते हैं, वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, उसको डिराइव करेंगे आप लोग। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका फॉर्मूला हमें निकालना है, जिस क्वांटिटी का फॉर्मूला हम डिड्यूस करने जा रहे हैं या डिराइव करने जा रहे हैं, वो क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड करती है या किस किस पर डिपेंड करती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कितनों पर डिपेंड करती है, बाकी उसकी किस तरह से डिपेंड करती है ABC करके हम ले लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे अपने उसमें डिड्यूसिंग रिलेशन थर्ड एप्लीकेशन ये डालना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ये थोड़ी देर में लिखेंगे। आप इसे लिखेंगे थर्ड एप्लीकेशन नंबर 3 डाल देना, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज या टू डिराइव अ रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जल्दी से इसको थर्ड एप्लीकेशन इसको डाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते हैं। देखिए, इसमें आपने क्या करना है, पहले ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आप केवल डेमो के लिए देखेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नहीं आएगा फिर मैं आपको थोड़ी देर में उसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass small m moving with the velocity होगा। ठीक है, moving with a velocity small v in a circle of radius small r। क्या कहना चाह रहे हैं, आपको डिराइव क्या करना है, आपको फॉर्मूला लाना है किसका, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको फोर्स का लाना है कि फोर्स कौन सा है, ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसके बारे में आगे आप चैप्टर में आगे के चैप्टर्स में आपने इसे लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। इसका फॉर्मूला लेकर आना है आपने, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। अब वो जो किस पर काम कर रहा है वो फोर्स, एक पार्टिकल पर वर्क कर रहा है जिसका कि मास स्मॉल m है, और वो बॉडी जो आपकी है, वो पार्टिकल आपका किस वेलोसिटी चल रहा है, उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वेग है, वो है आपकी स्मॉल v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अब देखिए, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ ऐसे घूम रहा था, ये आपका p पार्टिकल है, ये घूम रहा है, घूमते घूमते ऐसे करके घूम रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसने बोला है क्वेश्चन में कि इसका मास है स्मॉल m, इसकी जो वेलोसिटी है वो है आपकी स्मॉल v। और आपने अगर 9th क्लास में बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर ये आपका सर्कल है तो सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी देखते हैं तो वो उस पॉइंट पर अगर हम सर्कल पे क्या ड्रॉ कर दे, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये आपकी वेलोसिटी होती है। खैर यहाँ पर इसका इतना काम नहीं, टेंजेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं है, बट आपको ये याद रखना है यहाँ पर केवल, क्योंकि अभी हमने ये चीजें कहाँ पढ़नी है, आगे के चैप्टर्स में पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, ये वेलोसिटी है। और फोर्स, जो फोर्स है ना आपका, ये कैपिटल F, ये कहाँ की ओर काम करता है, देखो ये सेंटर है, इस सर्कल का अपना रेडियस होगा ना, जिस पाथ में भी ये मोशन कर रहा है उसका अपना रेडियस है, और फोर्स आपका इसी रेडियस के अलोंग सेंटर की ओर काम करता है, और इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उस पर अंदर की ओर टुवर्ड द सेंटर रेडियस के अलाउंग एक फोर्स वर्क करता है या एक्ट करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो उसी का फॉर्मूला लेकर आना है, ये कैसे आएगा, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ जो आप करेंगे जो थर्ड एप्लीकेशन, इसमें आपको कुछ ऐसा ही करना है जैसे कि आपने ये भी देखा होगा, अगर आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका मास आपका कुछ है, ठीक है, और उसकी कुछ लेंथ है अपनी, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेशन एक चक्कर कंप्लीट करने में, मतलब मानो यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ एक चक्कर कंप्लीट हो गया, इसका एक ऑसिलेशन हो गया, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, इस
इसका भी आपने फॉर्मूला डिराइव करना है। और जैसे कि आपने देखा भी होगा कहीं पर, अगर किसी बच्चे ने पहले से एडवांस करके पढ़ाई कर रहा है तो देखिए उसको पता होगा 2 पाई √L/G, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल गया था। अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हम खुद ड्राइव करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमने यही ड्राइव करना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के ले दूंगी। देखिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, अब देखो इसके लिए क्या करते हैं आप, ड्राइव कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहला आपको ये पहचानना है कि फॉर्मूला किसका लेकर आना है, ठीक है। ड्राइव किसको करना है, सिंपल से सीधे सीधे दिख रहा है। इसकी इंग्लिश अगर किसी गलत दिया है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला लेकर आना है मुझे, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए अभी डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका मास पे है, जिस पार्टिकल पे लग रहा है उसका मास है अपना। तो सपोज फोर्स जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है। अब मास की पावर कितनी है ये नहीं पता, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट, लिखेंगे आप पहले, लेट फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ पाथ। तो फोर्स आपका मास पर इसकी पावर a के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। फोर्स आपका वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। सपोज उसकी पावर b है, b आपकी स्क्वायर हो सकती है, 1 हो सकती है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है, ठीक है। ऐसा कर सकता है। और एक रेडियस पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, इसकी पावर आपकी अपने आप ही 0 आ जाएगी, ठीक है। तो सपोज रेडियस की पावर c पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और कुछ तो नहीं दिया ना यहाँ पर, कुछ और नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए फोर्स इस पे भी डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेलोसिटी की पावर b पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स रेडियस की पावर c पे डिपेंड कर रहा है। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो आपको एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। फोर्स इज, देखो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a। लिख लेंगे आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधे ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगी उसकी पावर a के हिसाब से आपकी फोर्स बढ़ेगा। ये इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे सीधे यही होता है। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सबको पता ही होगा ये, है ना। नहीं होगा तो अभी आगे के चैप्टर में यही रखते रहना हमने। अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, वेलोसिटी की पावर b, r टू द पावर c, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अभी पता नहीं है a b c इन्हीं की वैल्यू में फाइंड करनी है, वो भी डायमेंशन के थ्रू करनी है। अब आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो आप अभी सीख लीजिए। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उस वक्त एक इक्वल का साइन लगता है और इसके साथ हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो के आगे मतलब ध्यान रखना, इसका साइन कहीं पे भी हटेगा तो एक ये आएगा, इक्वल आएगा और एक आएगा, मतलब इतना सा ये इन दोनों से मिलना है, समझ गए ना। जैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि f इक्वल टू कोई दूसरा कोई कांस्टेंट ले लिया, स्मॉल के ले लिया हमने, ऐसा भी कह सकते हैं। इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो तो एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है। तो f इक्वल टू के एम, ठीक है। ये इतने की जगह पर आपका इक्वल टू और क्या आया, m की पावर a ऐसे ही रहेगा, b टू द पावर ऐसे ही रहेगा, r टू द पावर c ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा है, हमारे साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जो k की वैल्यू है ये कितनी है, ये 1 आती है, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंट इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लिख देंगे आप, हियर k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है इन SI सिस्टम, k की वैल्यू आपकी मिलती है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं इसे, तो f इक्वल टू आपको मिलता है 1 रख देंगे, 1 की वैल्यू गायब हो जाएगी यहाँ से, फिर v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, इसको डाल देंगे आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इन सब की, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटी है, ध्यान से देखिए। f आपका फोर्स है, m आपका मास है, v आपका वेलोसिटी है और r आपकी रेडियस है। इन सब के डायमेंशन आपको इनके नीचे नीचे लिख देंगे, ठीक है। डायमेंशन लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, इसके नीचे इसकी डायमेंशन, इसके नीचे इसकी डायमेंशन, ठीक है। सबके डायमेंशन उसके नीचे से लिख देंगे। फोर्स की डायमेंशन जिसको याद नहीं है वो जाकर याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ml t-2 होती है फोर्स की डायमेंशन, कोई पावर नहीं है, इक्वल टू मास की पावर, मास की डायमेंशन m होती है और m के ऊपर a है तो हमने
कैपिटल एम के ऊपर ए लगा दिया और ये डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, फिर देखेंगे आप वेलोसिटी की डायमेंशन आपकी एल टी माइनस वन होती है, तो हमने लिखा एल टी माइनस वन, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर तो बी है। देखिए जो एल टी माइनस वन है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली डायमेंशन, ये इतने बी की है, लेकिन पूरे के ऊपर बी है, तो यहाँ पर भी हमने एक बी चिपका दिया, है ना, बहुत इजी। देखिए आर आपकी रेडियस है, रेडियस की यूनिट आपकी मीटर होती है, क्योंकि वो एक लेंथ है ओ से पी तक। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन आपकी सिंपल एल होगी, कैपिटल एल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये पावर्स को थोड़ा, हाँ आर की पावर सी है तो यहाँ पर सी देंगे आप। ठीक है, ये पावर्स को सही से अरेंज कर लेते हैं। m टू द पावर a, ठीक है, ये b की पावर इसके साथ भी होगी, ये b की पावर इसके साथ भी होगी। ध्यान से देखिए l टू द पावर b, t टू द पावर, देखिए माइनस वन तो था, 1 इंटू बी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो आप लिख के बता देंगे। ठीक है, अब बता आपके पास l, ये l की पावर, ये इसकी पावर है, l टू दी पावर c पर। इन सबको हमने एक छोटे से सिंगल ब्रैकेट में रख दिया, हमने एक ही में रख दिया, सबको कंबाइन कर दिया। ठीक है ना। फिर क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर m एक बार है और है कोई नहीं, तो m को एक बार ऐसे ही लिख दो, m टू दी पावर a। यहाँ पर l कितने बार है, l की पावर b, यहाँ पर l की पावर c, तो आपको पता ही है। देखिए कहीं पर अगर ऐसे लिखा होता है l 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, तो हम क्या करते हैं, पावर आपकी ऐड हो जाती है विद साइन, क्या होता है 10 टू दी पावर 5, है ना, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है और यहाँ बन जाता है आपका -1। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हम यहाँ पर रूल लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास b, l की पावर एक b है और l टू दी पावर c, तो b प्लस c होगी आपके पास, और t टू दी पावर माइनस b होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने करना है यहाँ पर जो पावर्स है दोनों LHS, ये देखिए LHS में आपके पास डायमेंशन ये है MLT -2, और RHS में डायमेंशन आपके पास m टू दी पावर a, l टू दी पावर b प्लस c, t टू दी पावर -b। ठीक है, इनकी हमने कंपैरिजन करनी है। पहले आप जल्दी से इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे इसको ऊपर को रफ करते हैं और सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, नोट कर दिया आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं, इनकी कंपैरिजन करते हैं, LHS और RHS की जो हमारी डायमेंशंस हैं उनकी पावर्स को वो करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड पावर्स ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, बोथ साइड डायमेंशन। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर मास कैपिटल M इधर है, इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ पर मास एक ही है ना, कोई और तो नहीं है, मास की पावर आपकी A है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं M की पावर A। देखो इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब जो भी डायमेंशन इधर है, इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम है, दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, मतलब मास की जो पावर यहाँ होगी वही पावर यहाँ पर यहाँ के मास की होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मास की पावर A, RHS में आपके पास यहाँ पर देखो A, और LHS में देखें तो मास की पावर 1, तो A इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको A की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इक्वेशन 1 को याद रखिएगा। ठीक है, कहीं पर मैं लिख देती हूँ, ध्यान से देखना। F इक्वल टू क्या लिखा था आपका, m टू द पावर A, स्मॉल v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, ये था इक्वेशन फर्स्ट। इसे ध्यान रखना, मैं एक साइड को लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो b की कंपैरिजन करते हैं, पहले c बाद में निकालेंगे। यहाँ पर देखो b, वैसे b प्लस c यहाँ पर b है, बट पहले b निकाल लेते हैं। t टू द पावर -b, इधर t टू द पावर -2, इट मीन्स -b, t की पावर -b इक्वल टू t टू द पावर -2, ये भी सेम होंगे। इसका मतलब b की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास बचता है b इक्वल टू 2। ठीक है, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। अब आपको निकालना है c की वैल्यू। ठीक है, तीसरी लेंथ की डायमेंशन कितनी है यहाँ पर, l के ऊपर कितना है, यहाँ इधर LHS में देखेंगे तो l टू द पावर 1 और इधर l टू द पावर b प्लस c। ठीक है ना, कंपेयर कर रहा है। अब क्या करना है, देखो l टू द पावर 1 इक्वल टू, और इक्वल के उधर RHS में b प्लस c। ठीक है, अब
देखो इसे रफ कर देते हैं। देखिए b की वैल्यू c की वैल्यू चाहिए आपको, लेकिन b की वैल्यू गिवन है आपको 2 प्लस c, ठीक है। तो क्या करना है आपने, c को यहीं पर रखिए, इस 2 को यहाँ पर इधर प्लस में यहाँ पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो c इक्वल टू सिंपल लिख सकते हैं आप -1। तो a b c इन तीनों की वैल्यू आपके पास है। अब आपने क्या रखना है, इन तीनों को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, ठीक है। आपने ऐसा ही करना होता है पहले कि जिसका हमें फॉर्मूला निकालना है उसको हमने इस तरह से इस फॉर्म में लिखना होता है, फिर उनके ऊपर जो हमने अपने मन से पावर लगाई है ना a b c, आप उसको s u v x y z व्हाटएवर यू वांट टू टेक आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से पुट करते हैं, लिखेंगे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग values of a b and c in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। तो b इक्वल टू कितना है, m की पावर a है, m टू द पावर a मतलब 1, ठीक है। वहां v टू द पावर b, तो b की वैल्यू आपके पास 2, तो v स्क्वायर, ठीक है। और r टू द पावर c, तो r इक्वल r टू द पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना है तो सारी पावर जो माइनस में है उन्हें प्लस कर दो, प्लस को मत छेड़ना, लेकिन माइनस में जो होगी उन्हें आप उनका साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए f इक्वल टू आपके पास है m टू द पावर 1, ठीक है, v टू द पावर 2, ये पहले से ही है। देखिए ध्यान से, मैं दोबारा लिख लेते हैं, चलो -1 m v स्क्वायर r टू द पावर -1, इसको प्लस करना है तो उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो अगर हम इसे अपॉन में ले आए तो r की पावर +1 हो जाती है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास mv स्क्वायर अपॉन r। ये किसका फॉर्मूला आ गया, देखो ये है आपका the expression of the required expression of centripetal force acting on a particle of mass small m moving with velocity v in a path of circular, ठीक है, सर्कल के सर्कुलर पाथ में कर रहा है और जिसकी रेडियस स्मॉल r। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लो, उसके बाद में आपको टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन कराते हैं, आप एनसीईआरटी का भी है। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो इसको बिठा देते हैं, ठीक है। नोट कर लिए वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसको देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा यहाँ पर मुझे लग रहा है मार्कर लाइट हो गया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन, पढ़ लो पहले, चलो मैं बोल देती हूँ, आप लोग इसे कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जो लाइन नहीं दिख रही है उस पर गौर करना आप, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string oscillating under the action of gravity. Let period of oscillation depends on mass m of the bob, length L of pendulum, acceleration due to gravity small g, ठीक है। Derive an expression for its time period। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सपोज कंसीडर सिंपल पेंडुलम है आपके पास। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, झूला टाइप का, आपके पास एक धागा है, ठीक है, आप घर में आ सकते हो, पतला सा एक धागा लीजिएगा, उसमें नीचे से आपने पत्थर रख दिया या कोई मेटेलिक बॉल रख दी, ठीक है, मेटेलिक बॉब बोलते हैं उसे, ठीक है। हैविंग अ बॉब, ये जो है ये तो स्ट्रिंग है, धागा है, और इसमें हमने एक मेटेलिक या कोई सी भी बॉब रख दी हमने, ठीक है, जिसका मास कितना है, स्मॉल m मास, ठीक है। हैविंग अ स्ट्रिंग ऑसिलेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब मतलब देखिए ये ऐसे ऐसे करते हुए ग्रेविटी के अंदर क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। जैसे आपने यहाँ पर रख दिया इसे, ठीक है, किसी को यहाँ ऊपर आपने किया, आपके पास एक रफ सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट से आप बात किया, हमने एक धागा पकड़ा और इसके नीचे एक मेटेलिक बॉब रख दिया, उसको अब हमने धक्का दिया तो ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, मतलब ग्रेविटी के अंदर आपका काम कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है आपका सपोज लेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखो यहाँ पर टाइम पीरियड ही बोलते हैं, इसको भी लिख सकते हैं आप इसे यहाँ पर टाइम पीरियड। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए बच्चों, अगर ये झूला यहाँ से क्या, अपने एक बच्चे को आप झूला खेल रहे हैं, ठीक है, अपनी दोस्त को आपने धक्का दिया, यहाँ पर गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर वापस आई, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, ऐसे जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, तो ठीक है। तो देखो यहाँ से ये यहाँ पर गया,
फिर यहाँ पर आया तो आधा चक्कर हो गया, फिर इधर गया, दोनों ओर जाके लौट के आना, यहाँ पर गया फिर लौट के आना, मतलब यहाँ पर था, यहाँ गया, फिर ऐसे आया, फिर गया, फिर आया, अब एक चक्कर पूरा हो गया होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी ग्राफ में, अगर हम सॉरी ग्राफ में देखें तो ऊपर गया, फिर लौट के आया, फिर गया, फिर लौट के आया, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता है। तो शुरू से स्टार्टिंग से पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में या वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही आपका टाइम पीरियड होता है, एंड दैट टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो वो कह रहा है लेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन मास m, ये बॉब के मास m पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड आपका लेंथ l ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, ये जो बॉब है आपकी, सॉरी ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ है धागे की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस लेंथ पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इस पे अब एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। ठीक है, नीचे की ओर होता है जो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, नीचे की ओर लगता है वैसे। ठीक है, जहां इसका मास mg वेट होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, तो इसकी टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड होगा वो फॉर्मूला हमको लेकर आना है, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टी की वैल्यू कितनी होगी वो लेकर आते हैं। ठीक, तो आपने कहीं पर ये डायग्राम भी बना लीजिए आप कहीं पर। ठीक है, जल्दी से बना लो आप, जल्दी जल्दी बना लो, अभी सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम बताओ, हम तो ऐसे ही कहेंगे भाई सॉल्यूशन करते वक्त जैसे हमने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। लेट, इसने बोला टाइम पीरियड इज टी। ठीक है, लेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज कैपिटल टी लिख देना आप इसे ब्रैकेट में। कैपिटल टी आपका टाइम पीरियड है, यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगी बेटा कि लेट टी इज द टाइम पीरियड एम इज द मास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, आप चाहो तो एग्जाम में कर सकते हो। टी डिपेंड कर रहा है आपका मास पर, तो मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर है, -1 है, क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो हमने क्या लेना है, ए ले लेना है। एंड डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पर सपोज ये बी के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, और ये ग्रेविटी जी पर भी डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ए आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, लेकिन कब, जब आप ये लीनियर मोशन कर रहे हो, तो जब आपका अर्थ पे कोई चीज इस तरह से चल रही हो तो कुछ एक्सेलरेशन होता है उसका। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो उस वक्त भी एक एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी वहां पर भी चेंज होती है। आगे आप पढ़ेंगे इसे, ए जी क्या होता है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उस ए को हम जी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जी की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों को हमने कंबाइन किया और आपके पास मिल गया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। ठीक है, इक्वल टू, ये हटता तो एक कांस्टेंट लगता है, सपोज उस कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। ठीक है, इन ऐसा सिस्टम एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। यहाँ पर लिख देंगे आप k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर k is proportionality constant। ठीक है, पूरा नाम लिखना उसका, क्वेश्चन को लीजिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई है इन ऐसा सिस्टम, नीचे करते हैं, इन एसआई सिस्टम k इक्वल टू आपके पास है 2 पाई। देखो कभी 1 निकलता है, मोस्टली केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 आता है, जहां पर नहीं होगा वहां पर आपको गिवन कर देगा 2 पाई। और वैसे भी ये क्वेश्चन अकेला है, कुछ ऐसा ही है, एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जिसमें 2 पाई ये गिवन होगा आपको। ठीक है, 2 पाई है आपका, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट की गई है। ठीक है, ये आपके हाथ पे नहीं है, ये आपको गिवन होगी, या आपको याद हो जाएगी करते करते। k इक्वल टू 2 पाई, तो आपने k की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और इक्वेशन आपके पास हो जाएगी k इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो एंगल m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, इसको एज इट इज आपने उतार देना और इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गई। तो यहाँ तक का काम हुआ। अब हमने क्या करना होता है, इनके नीचे इनके करस्पॉन्डिंग क्या करनी है, इनकी डायमेंशंस नोट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से पहले आप इतना कर लो, फिर हम इसके डायमेंशन नोट करेंगे। क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन मिटा देते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह है आपकी
टी इक्वल टू 2 पाई m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c। ठीक है ना। यहाँ पर आपका कोई ब्राइटनेस तो नहीं हो रही कहीं? फिर देखेंगे अब क्या करनी है, हमने डायमेंशन लिखनी है नीचे। टी की डायमेंशन, टी इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम है सीधे सीधे, इसकी यूनिट आपकी सेकंड होगी और डायमेंशन तो वैसे भी इसकी कैपिटल टी ही होनी है। ठीक है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा है। 2 पाई क्या है? 2 पाई इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर है सीधे। देखो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप निकालोगे क्या, यहाँ पे 3.14 रखी है ना, तो नंबर, किसी नंबर की वैल्यू, रियल नंबर की वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं। m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन होती है आपकी कैपिटल M, इसकी पावर आपकी a हो गई। l लेंथ की डायमेंशन आपके पास होती है कैपिटल L, यहाँ पर इसकी पावर होगी b। ठीक है, g क्या है आपका? g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन जो a की डायमेंशन है वही g की डायमेंशन भी है। ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के साथ पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो a की डायमेंशन जो भी होगी वही डायमेंशन आपकी g की होगी। g की डायमेंशन होती है आपकी lt-2, और lt-1 किसकी होती है? वेलोसिटी की होती है। ठीक है, एक पावर बढ़ जाएगी तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी पूरे की पावर तो आपके पास c है। ठीक है, तो इनको पहले तो आप एक ब्रैकेट, अलग अलग ब्रैकेट में रखना है पहले। ठीक है, अरे बड़ा खतरा बन गया यहाँ पर। तो ये हो गया m की पावर a, लेंथ की पावर आपके पास आ गई b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2। ठीक है, इसकी पावर आपके पास c हो गई। फिर देखेंगे इस t को आप ऐसे ही लिख दो, इन सबको कंबाइन करते हैं बच्चों। m टू द पावर a, l टू द पावर b, ये देखो ये पावर c यहाँ पर है, तो ये l टू द पावर c, और ये c आपका इसके साथ भी आएगा, तो जो आपके पास l टू द पावर -2c। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या करना है, इसे अच्छे से कर लेते हैं। देखो l एक बार यहाँ भी है, l एक बार यहाँ भी है, तो m टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c, तो b प्लस c, यहाँ पर हो गया आपके पास t टू द पावर -2c। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है t, लेकिन यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर तो m की पावर है ही नहीं, तो इसको अगर हम बेटा अगर m l t के टर्म्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम इसे लिख सकते हैं, m यहाँ पर है नहीं, लेकिन m नहीं है तो इसका मतलब m की पावर 0, लेकिन राइट इट एज m टू द पावर 0। l यहाँ पर है नहीं है तो l की पावर भी 0, बट t है यहाँ पर t टू द पावर कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, इतने समझदार हो सब वही है ना। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करनी थी। यहाँ पर अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो m की पावर a, बट यहाँ पर m तो है नहीं, तो हमने है तो यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब m टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो होने को तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वही ये वैल्यू सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतने कि हमारे कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, देखिए m टू द पावर 0, m टू द पावर a, तो ध्यान से देखिए a इक्वल टू 0, ध्यान से देखो m ये है, m ये है, तो जो इसकी पावर वही इसकी, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, तो a इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए l टू द पावर b प्लस c, इधर देखिए l टू द पावर 0, तो ऐसा करता है पहले c की किसको ये वैल्यू निकल जाए ना, फिर b भी नहीं पता, c भी नहीं पता, तो ऐसा करता है t टू द पावर -2c, यहाँ पर t टू द पावर 1, तो हमने एक काम किया -2c इक्वल टू 1। देखो t की पावर -2c इक्वल टू t टू द पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो -2c आपको चाहिए c, तो c की वैल्यू आपको चाहिए थी, आपने माइनस को उधर भेजा 1 के साथ, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया डिवाइड में। क्लियर हो गया, तो c की वैल्यू भी मिल गई। अब a और c मिल गया है, अब आपको फाइंड करना है b, तो यहाँ से निकाल लेते हैं ना, l की पावर b प्लस c। देखो यहाँ पर l की पावर b प्लस c, इधर l टू द पावर 0। ठीक है, c की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। c की वैल्यू गिवन है कितनी? -1/2,
तो भाई इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए b की वैल्यू चाहिए तो आपके पास आएगा ये है ना b माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो माइनस 1/2 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1/2 जाएगा। सिंपल आपके पास कितना आ गया, b की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो ध्यान से देखो a की पावर 0 b c टू द पावर -2 ना। एक बात ना, यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी थी 2 पाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 पाई की डायमेंशन नहीं लिखी है, पूरा लिखना है इसको। ठीक है, इतना हो गया। ए बी सी, जैसे ही आपके पास ए बी सी की वैल्यू आती है, आपने इक्वेशन फर्स्ट जो रखी है उस पर ये वैल्यूज चिपका देनी है। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 इज t इक्वल टू कितनी थी 2 पाई m टू द पावर a b टू द पावर नहीं l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ठीक, वैल्यू रखो जल्दी जल्दी इनकी। 2 पाई ऐसा ही रहेगा, m मास की पावर a मतलब 0, तो मास की पावर 0 का मतलब क्या हुआ है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अभी देखो, अभी नहीं लग रहा है, 0 से समझ में नहीं आया, अभी देखो अभी आएगा आपको। b कितना है, b की वैल्यू 1/2 है, तो हमने यहाँ पर रखा 1/2। g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो g की वैल्यू -1/2। ठीक हो गया। मैंने बोला था m 2 पाई, किसी की पावर चाहे वो a b c वटेवर कुछ भी हो, 1 हो 1000 हो 1000 भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मास की m की पावर 0, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 1। l टू दी पावर 1/2, इधर g टू दी पावर -1/2। ध्यान दीजिए, मैंने बोला था जो माइनस में है उन्हें पॉजिटिव करना है, ये माइनस को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है आपके पास, आप इसे रेसिप्रोकल कर दो या इनवर्स कर दो इसका, -1/2, तो g की पावर हो गया आपका 1/2। अब देखो ये 1/2, g की पावर 1/2, तो एक काम करते हैं ना, 1 तो हट गया, l की पावर भी 1/2, g टू दी पावर भी 1/2, तो l अपॉन g को हमने ब्रैकेट में रखा और होल पावर लगा दिया आपने 1/2। ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, ये इसकी पावर भी, ये इसकी पावर भी है, दोनों का हो गया, हमने एक ही बार लिख दिया। अब भाई इतना सुना छोड़ेंगे, उससे पहले तो कुछ अंडररूट टाइप का आ रहा था ना। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है, ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे सीख लेंगे। किसी भी नंबर 3 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है √3। 7 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है √7। ठीक है, तो किसी की भी पावर 1/2 होने का मतलब उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो हमने क्या किया, 2 पाई, देखिए होल पावर 1/2, हम इसे l/g को ऐसे ही लिखेंगे और बाहर से लगा दिया हमने 1/2। अंडर रूट का मतलब देखो, कहीं पर अगर लिखा है ना √5, इसका मतलब है 5 की पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है ना, तो आ गया आपके पास 2 पाई √l/g, तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंटागन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट एक्सप्रेशन भी आ गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी आपको, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। द वेलोसिटी स्मॉल v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, ये साइन लैम्डा का है। ठीक है, डेंसिटी रो से RHO, रो ऐसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, RHO रो। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। ठीक है, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस क्वांटिटी। तो कह रहा है कि एक वाटर वेव है जो डिपेंड करती है, जिसकी वेलोसिटी स्मॉल v है और वो डिपेंड करती है किस पे, वेवलेंथ लैम्डा पे। क्या होती है वेवलेंथ बताते हैं अभी, डेंसिटी रो पर, डेंसिटी को डिनोट किया रो से। ठीक है, ये इनकी सिंबल है बच्चों, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो इनके बीच में हमने रिलेशन डिराइव करना है, या आपको वही करना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो कौन डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना, v डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब v इक्वल टू कुछ टाइप ऐसा करके कुछ फॉर्मूला आएगा आपका। ठीक है, किसके टर्म्स में, लैम्डा और रो और g के टर्म्स में आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखो, अभी लैम्डा बहुत बच्चों को नहीं पता होगा शायद, वेवलेंथ क्या होती है। देखो वेव कुछ हमने ऐसे पढ़ी है, ये एक वेवलेंथ होती है, तो वेव होती है ना, ऊपर आपकी
एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड, और इस डायरेक्शन में आपकी टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वेव है आपकी, और वेव में ना एक ये देखो, एक ये वाला पल्स है और ये वाला पल्स, इन दोनों की जो ये पीक है ना, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपके लैम्डा। मतलब लैम्डा इज अ या वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी मीटर में, और इसकी इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल ही होगी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, ठीक है। बाकी डेंसिटी की क्या होती है, ये मैंने जो टेबल बनवाई है वो आप लोग वहां जाके चेक करो, और जी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। देखो सब कुछ बता दिया, हिंट दे दिया मैंने आपको सॉल्व इसे खुद करना है, ठीक है। और आंसर जो भी आएगा, वट एवर बी योर आंसर, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और नहीं आएगा तो भी आप मुझे पूछ लेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में मैं ये जो 3 हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आपको कराई हैं, उनके एक एक करके 3 जो भी मुझे लगता है कि थोड़े टफ क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, उनको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट्स क्वेरी करके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।